आज विद्यार्थियों हम बात करने जा रहे हैं जनसंख्या संगठन की, यानी भारत के जनसंख्या का घनत्व। पहले वितरण पढ़ा, घनत्व पढ़ा, वृद्धि पढ़ी और वृद्धि में भी उनके कारण पढ़े और उपाय पढ़े। इसके बाद में आज है जनसंख्या संगठन। यानी जनसंख्या संगठन होता क्या है, इसमें जनसंख्या से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों का अध्ययन किया जाता है कि शहरों में क्या रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, किस धर्म की, अलग अलग धर्मों की जनसंख्या रहती है, क्या क्या कार्य करती है वो, क्या क्या भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, ये सभी इस जनसंख्या संगठन में आता है। तो अपन इसमें बात करेंगे जनसंख्या संगठन की, यानी कि भारत में जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी किस वर्ग से वो जुड़े हुए, क्या क्या कार्य है, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, किस धर्मों को वो मानते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं जनसंख्या संगठन में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या संगठन, यानी इसमें अपन ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, नगरीय क्षेत्रों में कितने लोग रह रहे हैं। तो इसमें अगर एक आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, 2011 के अनुसार अगर अपन देखें तो लगभग 6,40,867 के आसपास भारत में गांव हैं। रेवेन्यू विलेज जिसे बोलते हैं, वो लगभग 6,40,867 गांव हैं। रेवेन्यू विलेज यानी जो सरकार अधिकृत जो गांव आते हैं, रेवेन्यू विलेज जिन्हें कहा जाता है, वो गांव है। भारत को कहा जाता है, भारत के बारे में सुना होगा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है। ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी बहुत जगह पढ़ा होगा, छोटी क्लासों की किताबों में पढ़ा होगा कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। तो भारत की आत्मा का मतलब किसी आत्मा भूत प्रेत से नहीं है, बल्कि भारत की जो आत्मा यानी भारत का हार्ट, जिसे हृदय कहा जाता है, वो गांव में निवास करता है। वो हार्ट, हृदय का मतलब वहां की जनसंख्या से है कि वो जनसंख्या ज्यादा गांव में निवास करती है। इसका मतलब साफ है कि 2011 के अनुसार देखा है 6,40,867 जो है ना, वो रेवेन्यू विलेज बड़े गांव है, जिन्हें सरकार अधिकृत गांव की दर्जा है ना वो देती है। तो अब अपन बात करेंगे इसी में कि भारत के अंदर 2001 से लेकर 2011 के मध्य ग्रामीण जनसंख्या में, ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5% की गिरावट आई है। गिरावट इसमें ग्रामीण जनसंख्या में, यानी भारत की अधिकतर जनसंख्या है ना वो गांव में निवास करती है, और उसमें 3.5% की गिरावट आई है। कब? 2001 से लेकर 2011 के मध्य, इन 10 वर्षों के दौरान 3.5% की गिरावट आई है। गिरावट का यानी कि इन 10 वर्षों के दौरान भारत में जो जनसंख्या है उसमें 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है। 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है। कहां पर? भारतीय जनसंख्या में 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिनमें से 9.10 करोड़ 9.10 करोड़ तो शहरों में वृद्धि हुई है, और 9.4 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यानी समझना इसे, यानी 2001 से लेकर 2011 के मध्य भारत में जो 18.14 करोड़ लोग बढ़े हैं, वृद्धि हुई है। 18.14 करोड़ लोगों की जो है ना वो वृद्धि हुई है। उनमें से 9.10 करोड़ तो शहरों में यानी नगरों में वृद्धि हुई है, और 9.4 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यानी नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि कम हुई है। यही कारण है कि 10 वर्षों के दौरान 3.5% की गिरावट आई है। इन आंकड़ों के अनुसार 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 68.84% की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 68.84% जनसंख्या निवास कर रही है, फिलहाल देखा जाए 2011 के आंकड़ों के अनुसार, और 31.16% शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या रह रही है। 68.84% ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या रह रही है, और 31.16%
ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में ये जनसंख्या रह रही है। आज भी अगर आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों का ही आ रहा है, और सबसे कम किसका आ रहा है? ग्राम शहरी क्षेत्रों का। लेकिन इन 10 वर्षों के दौरान की संख्या अगर अपन देखें तो शहरों की ओर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है। इसका कारण क्या रहा है कि शहरों की जो चकाचौंध है वो ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके अलावा शिक्षा का स्तर हो गया, चिकित्सा सुविधाएं हो गई, रोजगार के अवसर हो गए, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों के लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और साथ में वो उनकी फैमिली भी वहीं पर आकर रहने लग जाते हैं ताकि बच्चों को शिक्षा का एक अच्छा वातावरण उपलब्ध हो सके। इसी कारण धीरे धीरे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आने वाले समय में जैसे जनगणना होगी, चल रही है फिलहाल जनगणना, उसके जब आंकड़े आएंगे आपके 27 में, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार आज जो हमें 11 के अनुसार 68.84% है, 68.84% जो ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या दिख रही है, हो सकता है वो 60-62 या 65% के नीचे जो है ना वो आ सकती है, और इधर जनसंख्या का आंकड़ा है ना वो 35 से ऊपर जा सकता है। तो ये थे आपके ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संगठन की ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी है और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या कैसी है। दूसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं इसमें भाषाई संगठन। भाषाई संगठन यानी कि भाषा के आधार पर या भारत में कौन कौन सी भाषाओं को मानने वाले लोग रह रहे हैं, किस किस भाषा को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उस भाषाई संगठन देखेंगे। तो भारत में एक भाषाई सर्वेक्षण हुआ था 1903 से लेकर 1928 के मध्य। उस भारतीय भाषाई सर्वेक्षण के दौरान 179 तो भाषाओं को मान्यता दी गई थी और 544 बोलियों को मान्यता दी गई थी। 544 बोलियां तो लगभग हर 10-15 किलोमीटर के आधार पर बोलियां बदलती रहती है। हर 10-15 किलोमीटर के आधार पर बोलियों में अंतर आता है। लेकिन अब वर्तमान में अनुसूची में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोली जाती है, वो है लगभग 40.42%, और सबसे कम है ना वो संस्कृत भाषा बोली जाती है, जो है लगभग 0.01%, 001% के आसपास आती है। और क्योंकि संस्कृत भाषा का प्रयोग ज्यादातर भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है, शादी ब्याह वगैरह के दौरान उसका प्रयोग होता है, या पढ़ाने के दौरान इस शब्द भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत कम है ना ये बोली जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, लगभग 40.42%। तो यह था आपका भाषाई संगठन, यानी ग्रामीण संगठन हो गया और फिर भाषाई संगठन हो गया। 3 नंबर पे अपन पढ़ रहे हैं धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन। अब देखो, धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत अलग अलग धर्मों के लिए जो है ना वो जाना जाता है, विविधताओं वाला देश भी कहा जाता है भारत को। तो ऐसे में देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, किसी न किसी प्रकार की विविधताएं जो है ना वो भारत में पाई जाती है, और इसलिए भी कहा जाता है कि विविधताओं में या अनेकता में एकता भारत में पाई जाती है। तो भिन्न भिन्न भाषाओं के, धर्मों के लोग है ना यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो धर्म वाले लोग हैं वो हिंदू धर्म के हैं। हिंदू धर्म के लगभग 79.8% व्यक्ति है ना वो भारत में निवास कर रहे हैं। 2 नंबर पे आ जाता है मुस्लिम धर्म, इसमें लगभग 14.2% आते हैं। फिर आ जाता है ईसाई धर्म, जो लगभग 2.3% है। फिर आ जाता है आपका सिख, सिख धर्म आ गया, जो लगभग 1.7% के आसपास है। फिर आ जाता है बौद्ध धर्म, जो लगभग 0.7% है। फिर आ जाता है जैन धर्म, ये भी लगभग 0.4% के आसपास है। फिर आ जाता है अन्य धर्म, और कोई जो धर्म रह गए वो इसमें आ जाते हैं, जो लगभग 0.7% आ जाते हैं। और लगभग धर्म का ज्ञात नहीं है, धर्म ज्ञात नहीं, धर्म ज्ञात नहीं, कई लोगों के धर्म का पता भी नहीं है, जो लगभग 0.03% के आसपास से जो है ना ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना धार्मिक संगठन पाया जाता है, यानी भारत में इन धर्मों के लोग निवास कर रहे हैं, और इन धर्मों के लोग भी जो भारत में निवास कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत के आधार पर ये पाए जाते हैं,
जो आपके सामने ये दिख रहा है। अब इन धर्मों के लोग जो है ना, वो ज्यादातर कौन कौन से क्षेत्रों में रहते हैं? तो सबसे पहले अपन मुस्लिम धर्म की बात करें, भारत पाकिस्तान सीमा होगी, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, भारत बांग्लादेश सीमा होगी। इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम बहुल जनसंख्या पाई जाती है, या अपना महाराष्ट्र में दक्कन का पठार वगैरह उस क्षेत्र में भी थोड़ी संख्या ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर तो मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा निवास करते हैं, और बाकी के में हिंदू धर्म के लोगों की बहुतायत है ना वो पाई जाती है। ईसाई धर्म में देखा जाता है, गोवा हो गया, केरल हो गया, मिजोरम, इधर त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय वाले जो क्षेत्र है वहां पर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर आपको सिख धर्म के लोग ज्यादातर मिलेंगे, और बाकी के आपके शहरी जो क्षेत्र है वहां पर जैन धर्म के लोग मिलेंगे। इधर बौद्ध धर्म, बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वाले, नेपाल की सीमा के साथ लगे हुए जो क्षेत्र है वहां पर आपको बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या अधिक मिलेगी। तो ऐसे में संपूर्ण भारत में क्षेत्र के अनुसार अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो भारत में अनेकता में एकता जो है ना वो पाई जाती है, क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक गतिविधियां वो अनेकता में एकता का जो धागा है ना वो पिरोने का कार्य करते हैं। यही कारण रहा है कि आज एक भारत संगठित देश अखंड भारत के रूप में जाना और पहचाना जाता है। तो ये था आपका धार्मिक संगठन। इसके बाद में एक व्यवसाय आपका आ जाता है कि व्यवसायिक संगठन कहें, या 4 नंबर पे कह सकते हैं कि श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब यहां पर किससे है? कार्य करने के आधार पर है, क्योंकि व्यक्तियों को रोजगार के आधार पर किस प्रकार से उन्हें काम धंधा है ना वो मिलता है। तो ऐसे में यह संगठन 3 भागों में है, 3 भागों में इसे बांटा गया है। एक तो है मुख्य श्रमिक, मुख्य श्रमिक, दूसरा आ जाता है सीमांत श्रमिक, सीमांत श्रमिक, और तीसरा है अश्रमिक, अश्रमिक। यानी मुख्य श्रमिक यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें एक वर्ष के आधार पर इन श्रमिकों का विभाजन किया गया है। एक वर्ष का मतलब हो गया कि 365 दिन के आधार पर इन व्यक्तियों को रोजगार के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो यानी कि मुख्य श्रमिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगभग एक वर्ष में 165 दिन तक रोजगार है ना वो मिल जाता है। तो 60-65 से जो अधिक है ना वो उन्हें रोजगार मिलता है, चाहे वो 365 दिन ही क्यों ना हो। ठीक है, तो 170-75 तक जो है ना इन्हें श्रमिक मिलता है, या 170 दिन तक जो है ना इसे अपन मान सकते हैं, जिन्हें 170 दिन तक काम मिलता है। अधिक मिलता है, 365 दिन भी इन्हें काम है ना वो मिल जाता है। सॉरी, 85 आएगा इसमें, 185 दिनों तक। ठीक है, वो मुख्य श्रमिक कहलाते हैं, इससे ज्यादा जिन्हें काम मिलता है। और सीमांत श्रमिक, इनकी सीमा एक निश्चित हो गई है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें 185 दिनों से कम काम मिलता है। सीमांत श्रमिक इनकी सीमा निर्धारित हो गई कि भाई इन्हें 185 दिनों से ज्यादा काम नहीं मिल पाएगा। 70-75 नहीं है, 185 है। तो उन्हें का तो निश्चित सीमा हो गई, इन्हें 185 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलता है पूरे वर्ष में, वो सीमांत हो गया, श्रमिक हो गया। और मुख्य श्रमिक जिन्हें 185 दिन से काम मिलता है, उनको कोई भी ऐसे श्रमिक नहीं है जो मुख्य श्रमिकों में आते हैं जिन्हें 185 दिन से काम कम मिले, उनसे ज्यादा ही मिलता है, और शायद 365 दिन तक भी मिले। एक होता है अश्रमिक, इन व्यक्तियों के पास काम का अभाव होता है, काम का अभाव होता है, या अपन इसे कह सकते हैं कि मौसमी श्रमिक होते हैं। मौसमी श्रमिक का मतलब मौसम के अनुसार इन्हें कार्य मिल जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में देखा जाता है, मौसम के अनुसार काम मिलता है लोगों को। जैसे कृषि ऋतु में मौसम रबी खरीफ जायद के आधार पर इन्हें काम मिल जाता है, तो ऐसे में मौसमी श्रमिक है ना ये कहलाते हैं। तो ये था आपका श्रमजीवी जनसंख्या संगठन। ऐसे एक 5 और आता है व्यवसायिक, व्यवसायिक संगठन। ऐसे में व्यवसायिक संगठन के भी 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें 1 नंबर पे आता है कृषक, 2 नंबर पे आ रहा है कृषि मजदूर, 3 नंबर पे आ रहा है घरेलू व औद्योगिक मजदूर, और 4 नंबर पे आ जाता है अश्रमिक की श्रेणी में भी इसे माना जाता है, या अन्य मजदूर कह सकते हैं।
अन्य मजदूर। ऐसे में इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया। कृषक और कृषक मजदूर को एक ही श्रेणी में बांटा गया और ये लगभग 54% आते हैं। कृषक हो गया, कृषक किसान खेती करने वाला, और कृषि मजदूर यानी खेतों में काम करने वाले मजदूर, तो उनको एक ही वर्ग में शामिल कर लिया गया है और ये लगभग कितना आ जाता है, 54% के आसपास है ना, ये आ जाता है। इसके बाद में घरेलू और औद्योगिक मजदूरों की श्रेणी में लगभग 3.8% श्रमिक है ना वो काम करते हैं। 3.8% श्रमिक जो है ना इसके अंतर्गत काम करते हैं, और बाकी जो रह गए, बाकी जो व्यक्ति रह गए लगभग 46-47% जो लोग रह गए हैं वो लगभग किसके अंतर आ जाते हैं, लगभग 46.2% व्यक्ति जो है ना, 46 नहीं आएगा इसमें, 40, लगभग 40%, 42% के आसपास जो है ना इसमें आ जाता है। 58, 59, 60, 44, लगभग 44% के आसपास जो है ना लोग इसमें आ जाते हैं। 44.2% के आसपास लोग है ना इसमें आएंगे। अन्य मजदूरों की श्रेणी में जो कहीं खानों के अंदर काम करते हैं या कहीं किसी अन्य क्षेत्रों में काम करके आ जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऐसे व्यवसायिक संगठन है ना ये बता हुआ है। तो ऐसे में इस धार्मिक जनसंख्या संगठन में 5 वर्ग है ना वो बताया गया। ऐसे में फिर एक नया पॉइंट और आता है आपके यहाँ पर, राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति 2014, यानी इसका मतलब क्या है, यानी ये एक 2014 में चलाया गया एक कार्यक्रम है जो देश के, भारत देश के युवाओं को उनके कौशल और क्षमता के अनुसार कार्य, सरकार द्वारा उन्हें कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। अपन ये कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2014 में चलाया गया एक सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत भारत के युवाओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 15 से लेकर 29 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है। उन युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाया जाना शामिल है। क्यों? क्योंकि अपन ने ये जो अलग अलग जो क्षेत्र देखते आए हैं, इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जनसंख्या निवास कर रही है। यहाँ पर अपन देखेंगे श्रमजीवी जनसंख्या में और व्यवसायिक संगठन में अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ मुख्य श्रमिक हैं जो 185 दिन तक, 185 दिन से अधिक काम मिलता है उन्हें एक वर्ष में। कुछ सीमांत श्रमिक हो गए जिन्हें केवल ही 185 दिन तक है ना वो काम मिलता है, लगभग 6 महीने, 6.5 महीने हो गए। और कुछ ऐसे जो अश्रमिक जिनके पास काम का अभाव होता है, मौसमी रोजगार मिलता है, कृषि ऋतु, रबी, खरीफ, जायद के दौरान उन्हें रोजगार मिलता है। तो ऐसे में सरकार ने ऐसे देखा है युवाओं को कि रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई, रोजगार भी कैसा, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर प्रकार का व्यक्ति निवास करता है। किसी की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है लेकिन उन्हें उतना काम नहीं मिल पाता, कईयों की कार्य करने की क्षमता कम है लेकिन उन्हें ज्यादा काम मिलता है, इसलिए काम के दबाव में जो है ना वो सही काम नहीं कर पाते और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कई व्यक्तियों में काम करने का अच्छा कौशल है, अच्छा हुनर है, लेकिन उन्हें वैसा काम नहीं मिल पाता, और कई में हुनर ना होते हुए भी जो है ना वो घिसी-पिटी पद्धति से वो कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे में लोगों को एक उनकी कार्य क्षमता और योग्यता के अनुसार, कौशल के अनुसार कार्य करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में चलाई गई एक ये सार्वजनिक नीति है या सार्वजनिक योजना है, जिसमें लगभग 15 से 29 वर्ष के लोगों को इसमें शामिल किया गया, विशेषकर युवाओं को। इस कारण इसे राष्ट्रीय युवा नीति भी कहा जाता है, क्योंकि एक नई पॉलिसी बनाई गई है देश के द्वारा युवाओं को ध्यान में रखते हुए, और वो 2014 में जो है ना वो प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से आपका ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की तुलना की गई कि कौन कहां पर कितने क्षेत्र में रह रहे हैं, भाषाओं के आधार पर कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही हैं और उन भाषाओं में सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन सी बोली जा रही है। यहाँ पर फिर धार्मिक संगठन आ जाता है कि धार्मिक संगठन में भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रह रहे हैं, ज्यादा कौन है, कम कौन रहे हैं। तो हिंदू धर्म के लोग हैं 79.8% रह रहे हैं, मुस्लिम धर्म 14.2%, ईसाई धर्म 2.3%, सिख धर्म 1.7%, बौद्ध धर्म 0.7% है, ये 0.7%, जैन 0.4% है, अन्य धर्म 0.7% है, जो बहुत कम के, और जिनका धर्म ज्ञात नहीं है वो लगभग 0.03% के आसपास में जो है ना वो आ जाते हैं। इसी के बाद में श्रमजीवी जनसंख्या संगठन हो गया कि लोगों को समय के आधार पर कितना काम है ना वो मिल पाता है, और फिर व्यवसायिक संगठन हो गया कि कौन कौन से क्षेत्रों में वो व्यक्ति कार्य करते हैं। तो ये एक भारत का जनसंख्या का संगठन था। इसी वीडियो के साथ आपका भारत की जनसंख्या वाला जो लेसन आता है, फर्स्ट लेसन आता है सेकंड भूगोल में, वो पूरा होता है, जिसके अंदर अपन ने जनसंख्या के वितरण की बात की, जनसंख्या घनत्व पढ़ा,
जनसंख्या वृद्धि पड़ी, वृद्धि के काल पड़े, काल में भी एक ऐसा समय देखा अपन ने 1951 से 81 के मध्य का जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई और उसके क्या कारण रहे थे। उसी के साथ-साथ अपन ने उपाय भी पढ़े कि किस हद तक जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद में फिर आ गया आपका जनसंख्या संगठन, जिसमें अपन ने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन अभी पढ़ा है, फिर भाषाई संगठन पढ़ा है, 3 नंबर पे धार्मिक संगठन पढ़ा है, 4 नंबर पे अपन ने श्रमजीवी जनसंख्या संगठन पढ़ा और 5 नंबर पे व्यावसायिक संगठन पढ़ा है। और इसी के साथ में फिर इस व्यवस्था को देखते हुए एक राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को भी पढ़ा है कि 2014 में सरकार द्वारा युवाओं को उनके क्षमता के अनुसार, कौशल के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए योजना चलाई गई थी। इसी के साथ आपका ये लेसन पूरा होता है। आगामी वीडियोज में अपन दूसरा लेसन लेके आएंगे, मानव बस्तियां। क्या मानव बस्तियां क्या होती है, किस प्रकार की बस्तियां बनी हुई होती हैं, क्या ग्रामीण अलग अलग होती हैं, इनमें अंतर क्या पाया जाता है, ये सभी उस वीडियोज में अपन पढ़ेंगे। तब तक इस लगातार वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि अधिक लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।